हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे आई एम हियर विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड थिंग, दैट इज क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप लोगों ने अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से किया है या कुछ चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन के से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट के, एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है या फॉल हो रहा है तो उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक एन एग्जांपल, अगर उसके प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो उसकी डिमांड कम हो रही है, अगर उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर कि अगर किसी प्राइस का उसके प्रोडक्ट कमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in price, and second one is change in quality upon original quantity into original price upon change in प्राइस। ठीक है, दो फॉर्मूलाज क्या है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड सेकेंड वन इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं तो सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड इज मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर सुटेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। अब इन क्वेश्चन में गिवन डाटा को अगर हम क्वेश्चन में फॉर्मूला में पुट करते हैं तो वी विल गेट द आंसर। नाउ change in quantity 10 units upon original quantity 20 units and original price given in question 50 rupees and change in price is rupees 20. After the solving this question we will get the answer rupees 1.25. We will get the answer 1.25. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने फॉर्मूला में डाटा को पुट किया, जो अमाउंट गिवन था उसे पुट किया। Now we get the answer 1.25. First question is clear. Now move to the second question. From the following information, calculate GDP at market price. क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना ईयर में प्रोडक्शन हुआ, कितना इस इनकम को जनरेट करने, इस प्रोडक्शन से इन पर्सन्स ने, जो एंटरप्रेन्योर्स थे या प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने कितनी इनकम गेन की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन जीडीपी क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 200 करोड़ इंडियन रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्स 50 करोड़ and subsidies 20 crores. To calculate the GDP at market price, we have the formula GDP at factor cost equals to GDP at market price minus income tax, indirect tax plus subsidies.
हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ऑलराइट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें इस डाटा को, इस फैक्टर को कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वी विल पुट द डाटा इन फॉर्मूला 200 इज इक्वल टू, हमें ये कैलकुलेट करना है। So we assume X in the place of GDP at market price minus indirect taxes amount rupees to 50 crore and edit the subsidiaries 20. After the solution, after the calculation, we will get the answer at 230. GDP at market price क्या calculate हुआ, rupees 230 crores. All right. So the answer is B. Indian rupees 230 crores. Now comes to this third question. All revenue raised by the government, money borrowed. ध्यान से सुनना, all revenue raised by the government, money borrowed and receipts from loans given by the government flow into the which fund? जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रेज किया, जो मनी बोरोड किया, या जो रिसिप्ट्स किए, लोन्स की रिसिप्ट्स किए, गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किए थे, उनके रिसिप्ट्स आ रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रेज बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरोड एंड द रिसिप्ट्स फ्रॉम लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये सब फंड ये सब जो अमाउंट है वो किस फंड में कंसोलिडेट होगा, किस फंड में कलेक्ट होगा, एक फंड में जाएगा। डिफरेंट वेज से फंड आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, वो किस फंड में कंसोलिडेट होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो मनी बोरोड किया है या जो लोन्स प्रोवाइड किया है उनके रिसिप्ट्स हो रहे हैं, या रेवेन्यू जो गवर्नमेंट रेज करी है, जो पेनल्टी का अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइडेड हो रहा है, तो वो किस फंड में जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज सी, consolidated fund of India. All revenue raised by the government, money borrowed and receipt from loans given by the government flow into the consolidated fund of India. I hope यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा. Now move to the next question. आप वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन को राइट डाउन कर सकते हैं. The fourth question is the proposal of the government for levy of new taxes, modification of existing tax structure or continuation of the existing tax structure beyond the period approved by the parliament are submitted to parliament through. ऐसा कौन सा बिल होता है या ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, बल्कि अगर बिल को छोड़े ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें गवर्नमेंट अगर उसे कोई न्यू टैक्सेस लाने या एग्जिस्टिंग टैक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, उसे वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है और उसके थ्रू वो पब्लिक में through which they will notify in the public कि उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो पब्लिक में नोटिफाई करता है कि न्यू टैक्सेस लेवी हो रहे हैं, मीन्स न्यू टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं, या कुछ जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो इस ड्यूरेशन थे कि उसे हम एक्सचेंज कर रहे हैं या उसकी ड्यूरेशन को हम कम करें. तो इनकम टैक्स में अगर कुछ चेंजेस लाने तो वो किस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है जिसे हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. सो द आंसर इज फाइनेंस बिल. Finance bill is a document by which the proposal of new taxes, modification in existing taxes presented in the parliament. All right, so the answer is B, finance bill. I hope clear hoga. Now move to the next question. No change in fashion is the assumption of which following laws of economics? No change in fashion. अगर हम बात करें लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो रहा है तो उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है या उसकी डिमांड डिक्रीज होती है.
तो अगर हम उस लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस की बात करें, उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन, विच मीन्स अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, हर कंडीशंस में जो अदर फैक्टर्स है इज बीइंग इक्वल, सो नो चेंज इन फैशन इज द assumption of law of demand, is the assumption of law of demand. Clear? Next question is, a dash is one when there is no change produced in the demand of product, in the demand of product with the change its price. इससे कौन सी डिमांड है, कौन से एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू अगर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसके डिमांड में विद द चेंज ऑफ इट्स प्राइस, विच मीन्स अगर प्राइसेस, चाहे प्राइस उसके इंक्रीज हो रहे हो चाहे उसके प्राइस डिक्रीज हो रहे हो, लेकिन उसके डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. लाइक एन एग्जांपल हम देखें, हमारे कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं कि अगर उनके प्राइसेस हाई भी होंगे तो हमें वो चीज परचेज करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो उसे किस फैक्टर में कंसिडर करते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, विच मीन्स कि उसके प्राइसेस में कितना ही चेंज हो, उसके प्राइसेस चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ये किस कॉन्सेप्ट में कंसिडर होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ऑलराइट, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The measures national income as total spendings. The measures national income as total spendings on final goods and services produced within nation during a year. नेशनल इनकम को ऐसा कौन सा मेथड है, विच मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम as the total spendings on final goods and services, which means कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितने अमाउंट स्पेंड हुआ, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, कि हाईलाइट इज टोटल अमाउंट स्पेंडिंग. सो आंसर इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड क्या एक्सप्लेन करता है कि हम एक ऐसे अमाउंट को कैलकुलेट, हम इस प्रोसीजर से उस चीज को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर कितने एक्सपेंसेस हमने किए. ऑलराइट, क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड क्या कंसीडर कर रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड किया. ऑलराइट, क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under dash comes the expenditure incurred by private enterprises on new investment and on replacement of old capital. Under which type of investment comes the जो expenses किए हैं वो private enterprises ने किए हैं. प्राइवेट एंटरप्राइज ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं और न्यू इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट एंटरप्राइज ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं किस पे? न्यू इन्वेस्टमेंट पे, टू रिप्लेस द ओल्ड कैपिटल. उसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू रिप्लेस द ओल्ड कैपिटल. अंडर विच इन्वेस्टमेंट, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रही है टू रिप्लेस द ओल्ड कैपिटल. द आंसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. आंसर इज gross domestic private investment. All right, clear? Now next one is the sole national reinsurer company in India is.
आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया होगा। द सोल नेशनल री इंश्योरेंस, ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी सिंगल कंपनी है इंडिया में जो री इंश्योर के बिजनेस में एंगेज है? आंसर इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आई होप इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया होगा, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। The only company in India, General Insurance Corporation, is engaged in the business of reinsurance. So the answer is C, General Insurance Corporation. All right. Again, next question. A-N is a company, is a financial institution carrying on its principal business the financing of physical assets. एक एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना एक ट्रिक होती है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े। आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे ना तो उसका क्वेश्चन में ही आप लोगों को आंसर के लिए एक हिंट प्रोवाइड होता है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो कौन सी कंपनी है विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैरी करिए अपना प्रिंसिपल बिजनेस द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, सपोर्टिंग productive economic activity such as automobiles, tractors, slaughter machines, generator sets, earth moving material, handling equipments, moving on power and general purpose industrial machines। ऐसी कौन सी कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कैरी कर रही प्रिंसिपल बिजनेस टू फाइनेंस द फिजिकल असेट्स, अर्थ मूविंग असेट्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, मशीन्स। सो आंसर इज एसेट फाइनेंस कंपनी। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम इन चीजों को कंसिडर करें तो ये क्या है? एसेट। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एसेट्स को फाइनेंस करे? तो आंसर इज एसेट फाइनेंस कंपनी। आंसर इज ए, एसेट फाइनेंस कंपनी। ऑलराइट, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the other things being equal, if price of commodity falls, the quantity demand of it will rise. If the price of commodity rises, its quantity will decline. Question क्या पूछ रहा है? Under according to which law? Other things being equals, other factors क्या है? Equal है, लेकिन अगर prices ज्यादा हो रहे हैं, प्राइसेस ज्यादा होते हैं उसकी डिमांड कम हो रही है, और अगर उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो आंसर इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सॉरी आंसर इज हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कौन सी चीज है जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर प्राइस ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज्यादा हो रही है। सो आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड। ऑलराइट, क्लियर? Now, next question is, when a small change in price of product cause a major change in its demand is said to be। हमने पहले एक चीज डिस्कस की थी अभी क्वेश्चन में कि ऐसे कौन सी डिमांड है कि जिसमें प्राइसेस में चेंज हो रहा है लेकिन उसके डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आंसर क्या था उसका? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि डिमांड पे अगर उसके प्राइस में एक माइनर सा भी चेंज हो रहा है तो उसके डिमांड पे मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम उस क्वेश्चन को कंसिडर करें तो देयर इज द अपोजिट क्वेश्चन। सो आंसर इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कि अगर उसके प्राइस में माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसके डिमांड पे मेजर इफेक्ट हो रहा है। तो आंसर इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not the method of measuring national income? नेशनल इनकम को मेजर करने के मेनली 3 मेथड्स हैं, प्रॉफिट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड।
प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि पर्सन ने कितने पर्सन ने इसमें से इस ईयर कितनी इनकम जनरेट की। इनकम मेथड सॉरी प्रोडक्ट मेथड क्या होता है कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ कंट्री में ड्यूरिंग दिस ईयर, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। इनकम मेथड की पर्सन ने किसी पर्सन ने इंक्लूडिंग ऑल द इंटरप्राइजेस, इन लोगों ने कितने इनकम इन अर्न की ड्यूरिंग दिस ईयर। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि किसी पर्सन ने इस प्रोडक्ट को या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना अमाउंट एक्सपेंड किया, कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर किया, मतलब कितना हमें खर्चा आया। सो वी हैव थ्री मैथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम: product method, income method and expenditure method. So answer is profit method. The question is here, which of the following is not the method of measuring national income? So answer is profit method. Clear? Now move to the next question. The formula for computing real GDP. Real GDP means gross domestic product. So answer is GDP for the current year into base year 100 and the current year index. जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि करंट ईयर की जीडीपी क्या है इंक्लूडिंग रियल जीडीपी कैलकुलेट कैसे होते हैं करंट ईयर जीडीपी इनटू द बेस ईयर एंड डिवाइडेड बाय द करंट ईयर इंडेक्स। करंट ईयर इंडेक्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। ऑलराइट, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी स्कीम है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट जिसमें एम किया गया कि इंडिया को मस्ट सी डेस्टिनेशन टू मेक द इंडिया एज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। अब ट्रैवलर्स की बात आ रही है, मस्ट सी डेस्टिनेशन, सो आंसर इज नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। टू इंक्रीज द टूरिज्म इन इंडिया, to increase the tourism in India, the government launched a scheme, National Tourism Policy 2015, which has aimed to make India as a must-see destination for global travelers. All right, clear? Now, next question comes on the screen. Pradhan Mantri Kaushal Kendra is the initiative of which of the following Ministry of Government of the India? Pradhan Mantri Kaushal Kendra. Kaushal Kendra means development of skill. कौशल केंद्र मीन्स कौशल क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर टैलेंट, अगर हम टैलेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री कौशल केंद्र गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था? अगर हम बात करते हैं कौशल केंद्र मीन्स स्किल डेवलपमेंट, so the answer is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. All right, clear? Next question is the e-form Agile is related to, which means the full form of Agile. Application for registration of the goods and service tax identification number. Agile क्या है? एक फॉर्म है, सिंगल फॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टू टेक जीएसटी नंबर, टू टेक द जीएसटी नंबर. Application for registration of goods and service tax identification number. All right, understood? Now move to the next question. Who among the following presented the first Indian Union budget? Consider करना first Indian Union budget on 18th February 1869. After the Indian Union budget was introduced on 7th April by East India Company. किस पर्सन ने फर्स्ट यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया था on 18th February 1869 after the introduction of Union budget by the British East India Company? हमने बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आंसर इज जेम्स विल्सन.
James Wilson, the person who introduced the first Indian Union budget on 18th February 1869 after the presentation of Union budget by the British East India Company on 7th April 1860. Alright. Next question is give power to the government to withdraw fund from the Consolidated Fund of India for meeting the expenditure during the financial year. हमने एक टर्म डिस्कस की थी कि कंसोलिडेटेड जो फंड होता है उसमें विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल आप कोई फंड विड्रॉ नहीं कर सकते. ऑलराइट. तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो पावर प्रोवाइड कराता है टू विड्रॉ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? द आंसर इज एप्रोप्रिएशन बिल. ऑलराइट. आंसर क्या? एप्रोप्रिएशन बिल दैट गिव्स द पावर टू विड्रॉ fund from the consolidated fund of India. Alright, clear? Now move to the next question. Under which category of banks Paytm may be covered? अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स पेटीएम मे बी कवर्ड? हमने पेटीएम के बारे में क्या समझा था कि पेटीएम एक न्यू कॉन्सेप्ट है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट. न्यू कॉन्सेप्ट क्या था? पेमेंट्स बैंक्स. गवर्नमेंट का एक न्यू कॉन्सेप्ट था पेमेंट्स बैंक, जिसका मोटिव क्या था कि ऐसे एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जहां पे और किसी बैंक से फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं हो रहे. सो पेटीएम मे बी कवर्ड अंडर द पेमेंट बैंक्स. Alright, clear? Next question is, as of September 2018, Department of Financial Services, Ministry of Finance and National Informatics Center launched as a part of Financial Inclusion Initiatives. September 2018 में Department of Financial Services, Ministry of Finance and National Informatics Center लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव. ऐसा कौन सा इनिशिएटिव इंक्लूजन लॉन्च किया था? आंसर इज द आंसर इज जनधन दर्शक. जनधन दर्शक. आंसर इज जनधन दर्शक. उसमें क्या था? किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर on September 2018. Alright, clear? Now move to the next question. Which of the following committees recommended for opening up the insurance sector to private players? ऐसी कौन सी कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था टू एंट्री टू प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर्स? आंसर इज मल्होत्रा कमिटी. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. तो हमने इंश्योरेंस सेक्टर को डिटेल में पढ़ा था. तो हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा फेस आया था जिसमें गवर्नमेंट ने एक कमिटी, मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंड किया था कि एंट्री फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एंड फॉर द बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. ऑलराइट, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन सीरीज समझ में आई होगी. No change in 23 question number. No change in consumers preference is the assumption of which of the following laws of economics? हर लॉ के लिए कुछ assumptions provided हैं. हम बात करते हैं अगर लॉ ऑफ डिमांड ही. There are some assumption in the law of demand and one of the assumption is not change in consumer preference. Means प्राइस को अगर प्राइस में चेंजेस भी होते हैं तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा. ऑलराइट, सो आंसर इज 1, लॉ ऑफ डिमांड. ऑलराइट, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द components of capital budgets. The components of capital budgets.
कैपिटल बजट क्या क्या कंसिडर करता है? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर इज ए। कैपिटल बजट क्या होता है? विच क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी, जो एसेट्स क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट को के लिए और उसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, वो क्या कंसिडर करता है? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक को हमने कैटेगराइज किया था पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेनर बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ऑलराइट, हमने कमर्शियल बैंक को कैटेगराइज किस किस कैटेगरी में कवर किया था? बाइफिकेट किया था, मींस कमर्शियल बैंक को हमने कितने उसमें डिवाइड किया था? पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेनर बैंक्स एंड fourth one is regional rural banks. So here the answer question is which of the following is not covered? Which of the following is not covered the commercial banks? Public sector banks covered under the commercial banks, all right. Private sector banks also covered under the commercial banks. Foreign banks also covered under the commercial banks. So the answer is Reserve Bank of India, which is not covered under the commercial banks. All right. Clear? Now next one is aimed at promoting exports of service from India by providing duty scrip credit for eligible support, is aimed at promoting export of services. क्या प्रमोट कर रही है? ऐसी कौन सी स्कीम थी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही थी फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट? ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट हमने क्या डिस्कस किया था कि एक इंसेंटिव होता है जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग 3 to 5% इंक्रीमेंट, 3 to 5% इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर को। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी ड्यूरिंग द मिड टर्म रिव्यू ऑफ एफटीपी पॉलिसी। एफटीपी पॉलिसी 2015 के ड्यूरिंग द मिड टर्म रिव्यू में इस इंसेंटिव को बाय 2% इंक्रीज किया गया था। सो आंसर इज services export from India scheme is a scheme which aim to promote exports from India by providing duty scrip credit. Duty scrip credit is an incentive. Clear? Now next one is all revenues raised by the government, money borrowed and receipts from loan given by the government flow into the, this is the same question which was already discussed, which we have already discussed. So answer is consolidated fund of India. Alright. Regional rural banks are covered under कॉमर्शियल बैंक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कॉमर्शियल बैंक को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पब्लिक, प्राइवेट, foreign banks and regional rural banks. So the question is regional rural banks are covered under the commercial banks. Clear? Now next question is the government of India has launched a plan aimed at adding more smartphone components under the Make in India initiative, thereby giving a push to domestic manufacturing of mobile handset. ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू इंक्रीज द मोबाइल स्मार्टफोन्स, टू इंक्रीज द कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल हैंडसेट इन इंडिया under the Make in India program? So answer is phased manufacturing program launched by the government. हमने जनरली हम देखते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स को मेनली इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया था? तो मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑलराइट, उसके अंडर गवर्नमेंट ने एक फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया टू मैन्युफैक्चर द मोबाइल हैंडसेट कंपोनेंट्स इन इंडिया। ऑलराइट,
Next question is an investment by foreign entities and non-resident in India securities including shares, government bonds, corporate bonds, convertible securities, infrastructure securities. ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर्स कर रहे हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं किसमें, सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उस सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो विदेशी कंपनीज कर रही है या इंडियन सिटीजन, ऐसे पर्सन जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो इंडिया से बाहर रहते हैं, किसमें कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, क्लियर? नाउ next question is the long form of NSDC. Full form of NSDC, National Skill Development Corporation. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू डेवलप द स्किल्स, टू बिल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ऑलराइट, द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय। फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम समझे तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइसेस इंक्रीज, demand will decrease. If the prices decrease, the demand will increase. So there's an inverse relationship. The functional relationship of law of demand is denoted by the dx is equals to demand of x commodity is equals to functional price of x commodity. Alright. Next question is the no changes consumer preference. Again, here the same question. The no changes in consumer preference is the assumption of which of the following laws of economics? The answer is law of demand. Clear? Now, next one. Now, there's an interesting part. If percentage change in quantity demanded is 10% and percentage change in price is 5%, then price of elasticity of demand. Price of elasticity of demand means कि अगर प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तो डिमांड में भी चेंजेस हो रहे हैं. So we have to calculate the price elasticity of demand. There is a formula. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. We have two formulas. First one is change percentage, change in quantity demanded, and percentage change in price. And the second formula is change in quality upon original quality and multiply by original price upon change in price. So according to the question, there is a formula to calculate the price elasticity of demand. Now we have to put the data. Percentage change in quantity demanded is given in question is 10% and change in price in 5%. After the calculation, we get the answer is A. 2. Clear? Clear? Now, next question is if the net value added at factor cost is Indian rupees 2 crore and the depreciation is 1 crore, then GDP at factor cost will be, हमने पहले डिस्कस किया था जीडीपी कैलकुलेट करने. अगेन देयर इज टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द जीडीपी. फर्स्ट फॉर्मूला इज जीडीपी at factor cost is equals to net value added plus depreciation. And second one is GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Alright.
According to the question, GDP at factor cost will be calculated as per this formula. So we have to put the values. Net value added is 2 crore and the depreciation is 1. So the GDP at factor cost will be 3 crore rupees. Answer is 1. A. Sorry, answer is A. Clear? Now, next question is, if GDP at market prices is 200 crore Indian rupees, net income from abroad is 100 crore. What will be the value of GNP at market price? GNP at market price क्या होता है? Gross national price. Gross national price. Sorry, gross national product. Gross national product at market price. Gross national product at market price. We have there is a formula to calculate the GNP at market price. So here's the formula: GNP at market price equals to GDP at market price plus net income from abroad. GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नेशनली, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जीएनपी. क्लियर? तो जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. If we put the values 200 crores plus 100 crores, so the answer is 300 crores GNP at market price. Market price. Clear? Now, next question is, again repeating the same question. Service export from India scheme is aimed at promoting export of services from India by providing duty scrip credit for eligible exports, eligible supports. Clear? Now, next question. Could be in the form of either establishing business operations or by entering into joint ventures, by mergers and acquisition, building new facilities. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस वे में हो सकती है? या तो एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ आइदर एस्टैब्लिश, या तो बिजनेस एस्टैब्लिश, बिजनेस ऑपरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, या जॉइंट वेंचर्स में एंट्री कर रहे हैं, या बाय मर्जर्स. ऑलराइट, सो हियर द आंसर इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स could be in the form of either establishing businesses operation or by entering joint ventures, by mergers and acquisition, building new facilities. So answer is foreign direct investments. Clear? Now next question is, which of the following are the components of business environment? Business environment के कौन-कौन से components होते हैं? Economical, social, technological, legal and political. कौन-कौन से components होते हैं business environment? Sorry, business environment में कौन-कौन से components होते हैं? Economical, social, legal, political and social. Clear? There are 5 components of business environments: economical, social, political, legal and technological. So the question is, which of the following are the components of business environment? Political environment, yes. Economic environment, yes. Social environment, of course. So the answer is all of the above. Clear? The next one is, the Competition Commission of India was established under the Competition Commission of India was established under the कंपटीशन कमीशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002. कंपटीशन एक्ट 2002 हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि कंपटीशन कमीशन को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट. सो आंसर इज बी. So dear students, here
we solved the some questions. हमने कुछ questions को solve किया. I hope you really enjoy it. अगर if you want the PDF, you can send your request on these numbers. आप जिस स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पे आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. हम आप लोगों के लिए आप लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ सेंड कर देंगे फॉर द प्रैक्टिसेस. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज related to these questions, you can put your queries on the comment section. All right. So, every students, please enjoy your studies and enjoy your days. So, everyone, thank you.